इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पांडे और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ वर्ल्ड चाइल्ड बॉडी के चेयरमैन डॉक्टर राजीव सेठ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। इतने क्राइसिस वाले हालात में भी हमसे वक्त निकाल के बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर राजीव सेठ, आपसे हम समझना चाहेंगे कि 30% आबादी जो देश में बच्चों की है उस पर थर्ड वेव का क्या असर हो सकता है? अभी से टेंशन काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। जरूर बच्चे 30 नहीं 39% कहते हैं। 440 मिलियन बच्चे हमारे देश में, 27 मिलियन बेबीज हमारे साल में नए पैदा होते हैं इस देश में। और सबसे ज्यादा ये एक चिंता की बात है कि 35 to 40% जो इससे बच्चे होते हैं वो बड़े पुअर और एडवर्स सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, जहां पर अभी वैक्सीनेशन पूरे मात्रा में नहीं पहुंची है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशंस की तैयारियां बच्चों के लिए जो भी करना है जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। हमें तैयार होना पड़ेगा फेज 3 के लिए अभी से, बट पैनिक से तो कुछ होगा नहीं। जो हमारे पास वैक्सीन है कोवैक्सिन और कोविशील्ड, अगर इनकी बच्चों की ट्रायल्स फास्ट ट्रैक करी जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो बाहर की जो वैक्सीन्स हैं, जो फाइजर जिन्होंने 12 से 15 उम्र के बच्चों में ट्रायल्स करी हैं और सक्सेस पाया है, उनके भी जो इनिशियल ट्रायल्स इंडिया में करके इन्हें भी जल्दी से फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। देखिए, वैक्सीनेशंस तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन जो हमारा पब्लिक हेल्थ जो सारा सिस्टम जो इस समय बहुत तकलीफों में गुजर रहा है, उसको जल्दी से जल्दी हैंडल करना पड़ेगा। बच्चों में जो केसेस हो रहे हैं वो जनरली इस सेकंड वेव में हमने बहुत सारे देखे हैं, पहले से भी ज्यादा देखे हैं, और जनरली एडल्ट से आ रहे हैं। सो जो वैक्सीनेशंस जो हमारे पास अवेलेबल है उनकी मात्रा जल्दी से बढ़ा के जल्दी से जल्दी एडल्ट्स जो 18 साल से ऊपर हैं उनको भी अगर हम मतलब कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए हमें 50 to 60% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना पड़ेगा। तो हम बहुत दूर हैं, जो हमारे पास है उसको भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि इसको फास्ट ट्रैक किया जाए। सर, आपकी बातों से आई कैन फील अ सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, यानी कि ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले हालात, क्योंकि दूसरे वेव में बच्चे अगर इतना ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो तीसरे वेव में न जाने क्या हाल होगा। आप बार बार कह रहे हैं जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। क्या आप आगाह कर रहे हैं कि हालात सेकेंड वेव से बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, अभी जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं बच्चों में बहुत फ्रीक्वेंट हैं, और बच्चों के जो केसेस हैं जनरली माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स में हैं। सो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों में या तो कुदरती इतनी इम्यूनिटी है कि इतने सीवियर केसेस नहीं हो रहे हैं। बट 1 to 2% पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं उनको एक सीवियर डिजीज हो सकता है जिसे मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें बच्चों को शॉक में चले जाते हैं, उनको वैस्कुलाइटिस हो जाता है, एक बीमारी है कावासाकी जैसी, उसकी सिम्टम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उनके लिए मतलब बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां देनी पड़ती हैं। सो अगर 1 to 2% बच्चों को भी बहुत सीवियर कोविड हो सकता है, और हमारे देश में इतने मिलियंस ऑफ बच्चे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को ऐसी कठिनाइयों का आगे सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, खुदा न खास्ता ऐसा अगर हालात देश में होते हैं तो फिर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी खराब परिस्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि सेकेंड वेव के खौफ से ही लोग नहीं निकल पा रहे हैं, और इसी में अगर बड़ी तादाद बच्चों की हो जाए तो फिर त्राहिमाम मचना निश्चित है। डॉक्टर रवि मलिक भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रैडिक्स हॉस्पिटल से। सर, आपका भी रुख करेंगे। डॉक्टर पांडे, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या करें कि बच्चों को बचाया जा सके? देखिए, सबसे पहले जरूरी ये है कि बच्चों को बाहर निकलने न भेजें, खेलने कूदने न भेजें। दूसरी चीज, जैसे ही घर के किसी बड़े मेंबर को, क्योंकि कोई ना कोई मेंबर तो किसी काम से जा रहा हो, जैसे ही कोई भी सिम्टम्स आते हैं अपने आप को वो आइसोलेट कर ले। 5 दिन बाद ही वो टेस्ट कराएंगे तो बची भागा, लेकिन उस 5 दिन में ये वायरस इतना तेजी से फैल रहा है कि तुरंत जो घर के सारे 4-5 लोग जो हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि आपके घर में अगर 4 आदमी है तो 5वां आदमी, चाहे आपका पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, दुनिया का 5वां आदमी आपके लिए, आप उसको कोविड पॉजिटिव समझे। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। और घर में भी ज्यादा से ज्यादा आप, जैसे कि एयरबॉर्न हो गया है, मास्क लगा के रहें, प्रिकॉशन ले। ये सबसे ज्यादा जरूरी 3-4 चीजें जो मैं बताई ये है। जी
यानी कि अपने परिवार का ध्यान दें और घर के बाहर हर शख्स को आप कोविड पॉजिटिव मान के चलें, तभी बच्चों को भी बचा पाएंगे, खुद को भी। डॉक्टर रवि मलिक, आपसे समझना चाहेंगे कि कुछ लोगों का ये कहना है 18+ वालों को और बाकी सबको वैक्सीन अगर लग जाएगा तो बच्चे खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएंगे, क्या ऐसा होगा? डेफिनेटली, अगर नहीं, बच्चे खुद ब खुद सुरक्षित तो ऐसा नहीं होंगे, लेकिन अगर ये डेफिनेटली इन्फेक्शन चेन को हम ब्रेक कर देते हैं तो बच्चे प्रोटेक्टेड तो होंगे। लेकिन इसमें 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज तो जिस तरह से हमारी वैक्सीनेशन चल रही है, 20-30 लाख अगर हम वैक्सीन दे रहे हैं तो अभी तो हर्ड इम्यूनिटी बनने वाली नहीं है। अगर हम 30 लाख भी अगर वैक्सीन देते हैं तो इस साल के लास्ट तक सिर्फ 30% पॉपुलेशन को वैक्सीन दे पाएंगे, जो कि रिक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है कि बड़े जो है प्रोटेक्ट हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बच्चों की पॉपुलेशन 18 साल से जो छोटे हैं वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। 41% जो है बच्चे हैं जो कि 18 साल से छोटे हैं हमारे देश में। अब इतने बड़े पॉपुलेशन को, और सबके सब वल्नरेबल है क्योंकि किसी के लिए भी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है और आने वाले 3 से 4 महीने तक वैक्सीन आएगी भी नहीं अभी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारे बच्चे वल्नरेबल हैं तब तक हमारे को बहुत केयरफुल रहना और उनको बचा के रखना बड़ा जरूरी है। सर, इसमें अडल्ट्स का वैक्सीनेटेड हो जाना क्या बच्चों की मदद कर पाएगा? क्योंकि अगर फैमिली में चेन नहीं है तो जाहिर है बच्चे तक वो संक्रमण नहीं फैलेगा। मैं वही चीज अर्ज कर रहा हूं कि फैमिली के अंदर चेन तभी टूटेगी जब हमारी हर्ड इम्यूनिटी 60% बढ़ जाएगी। इस वक्त वैक्सीनेशन हमारे देश में 2% लोगों को भी कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हुई है। हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 60 से 70% लोगों को वैक्सीनेशन होनी बड़ी जरूरी है। तो अभी हाल फिलहाल तो हमारे बड़े लोग जो हैं वो वल्नरेबल ही हैं और उनका इन्फेक्शन अभी नहीं टूटेगा, वही चीज मैं बता रहा हूं, तो वो टाइम लेगा। लेकिन सेइंग दैट, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है और उसके लिए एक ही तरीका है कि बच्चों को फिलहाल अभी वल्नरेबल है, बाहर ना निकलने दें और घर में जिसको भी हो गई है उनको बच्चों से अच्छे से आइसोलेट होकर रखें। और अभी स्कूल कॉलेजेस का कोई मतलब नहीं है खुलने का जब तक कि ये हमारी थोड़ी हर्ड इम्यूनिटी ना बढ़ जाए और जब तक हमारे बच्चे जो है वो प्रोटेक्टिव रेंज में ना आ जाए। स्कूल कॉलेजेस खुलने का भी सवाल ही नहीं उठता है। आप कह रहे हैं कि बच्चे वाकई वल्नरेबल होते हैं और ऐसे में बच्चों को आगे क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, क्या कदम उठाए जाते हैं, ये सब तो चर्चा चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल परिवार का, माता पिता का काम है कि उन्हें घर पर रखें, सुरक्षित रखें। और आज एक बहुत अच्छी रिसर्च सामने आई थी अमेरिका में, 2-2.5 महीने की जो क्लिनिकल स्टडी हुई है बच्चों पर फाइजर वैक्सीन को लेकर, उसमें 100% सफलता मिली है। यानी आप ये समझिए कि 12 साल से 15 साल के बीच के बच्चों को फाइजर लगाया गया तो एक भी बच्चे को कोविड का केस सामने नहीं आया और इसे एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। डॉक्टर राजीव सेठ, आप कह रहे थे कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसे में कनाडा ने भी आज 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है। आपको लग रहा है भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, भारत ने गाइडलाइंस बनाई हैं और जो ये फॉरेन वैक्सीन्स हैं इनके लिए भी प्रोसेस को बहुत फास्ट ट्रैक करने की बिल्कुल कोशिश करी है। आई एम श्योर जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी और हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह इस पे जरूर चर्चा कर रहा है। अब फाइजर की जो वैक्सीन है जो बच्चों में जिसकी ट्रायल है उसको यहाँ पे लाके जो एक छोटी मात्रा में जो उन्हें सेफ्टी ट्रायल या जो भी उन्हें करना है जल्दी से करके इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे पास जो ऑलरेडी वैक्सीन हैं जैसे कोवैक्सिन जो हमारी अपनी बनी हुई वैक्सीन है जो जिसकी एफिकेसी इतनी अच्छी है और म्यूटेंट स्ट्रेन्स के साथ भी काम कर रही है, इसके लिए भी बच्चों की ट्रायल्स शुरू कर देनी चाहिए। अगर बच्चों की ट्रायल्स हम फास्ट ट्रैक कराएंगे और जल्दी से जल्दी हम एक वैक्सीन लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक और बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये सुपर स्प्रेडर्स हैं। जो ICMR की जो फर्स्ट वेव में भी जो स्टडी हुई थी उसमें बताया गया था कि ये बच्चे हैं 70 to 80% एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि अगर उन्हें बीमारी हो तो पता भी नहीं चलता कि वो बीमार है। ओके, ना तो उन्हें फीवर होता है ना खांसी होती है, जुकाम, बस वो सुपर स्प्रेड करते हैं। तो घरों में जहाँ पे जो एडल्ट्स हैं, सीनियर सिटीजन है, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनको भी ये बीमारियां देते रहते हैं। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीनेशंस का प्रोग्राम जल्दी से जल्दी लागू करें। डेफिनेटली, और देखना होगा कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। बहरहाल डॉक्टर पांडे, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सेकेंड वेव ने जो हाहाकार मचा रखा है देश भर में, ये भी माना जा रहा है क्योंकि इस बार युवाओं में, बच्चों में बहुत ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। डॉक्टर सेठ बता रहे थे कि बच्चे सुपर स्प्रेडर होते हैं। आपको लगता है कि 5 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वही सुपर स्प्रेडर बने? क्या एक बड़ी वजह हो सकती है सेकेंड वेव के इस तरह खौफनाक होने की?
नहीं, उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह वायरस है। क्योंकि देखिए बच्चों में अभी भी इतने ज्यादा बच्चे इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, पहले वेव से बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सिक नहीं है। और वो क्योंकि स्कूल नहीं खुले, बहुत सारी चीजें खुली नहीं है और लोग बच्चों के साथ प्रिकॉशन ले रहे हैं ज्यादातर, तो वो वजह नहीं है। ये वजह वायरस जो नई स्ट्रेन्स आई हैं, ये बहुत तेजी से फैलती है। पहले इनका क्या था, 5 से 7 दिन में 1-2 लोगों को इन्फेक्ट करते थे, अभी 3 से 4 दिन के अंदर जो है पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जा रही है और फिर वो जो बाहर जाते हैं औरों को करते हैं। तो ट्रांसमिसिबिलिटी जो है इसकी, दूसरे को इन्फेक्ट करने की जो ताकत है, इन वायरस के नए स्ट्रेन्स में बहुत ज्यादा है। हालांकि सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, ये ऐसा कोई रिसर्च अभी तक। यानी सेकेंड वेव में बच्चे सुपर स्प्रेडर नहीं बने हैं, ये वायरस ही इतना खतरनाक है। आप सोचिए कि अगर ये डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट हो जाए और थर्ड वेव में आए तो फिर क्या कुछ हालात हो सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस बार, इससे पहले भी जब हम बच्चों को लेकर खासतौर पर कोविड के असर पर चर्चा कर रहे थे, मेंटल हेल्थ को लेकर एक बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है कि ना स्कूल जाना अलाउड है, ना फ्रेंड से मिलना अलाउड है, घर में बंधे रहने को मजबूर है। और आने वाले लंबे वक्त तक, अगर हम 6 महीने 1 साल तक भी देख के चलें थर्ड वेव के लिए, ये तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाने वाला है, बच्चों के लिए भी, माँ बाप के लिए भी। डेफिनेटली काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन मैं माँ बाप को कुछ हिदायतें दूंगा जो बच्चों को घर पे रख रहे हैं, तो वो किस तरह से बच्चों का पालन पोषण करें। क्योंकि देखिए, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एडवर्स इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ता ही है। माँ बाप को मैं ये सुजेशन देना चाहूंगा, पहली चीज देखिए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, स्क्रीन टाइम शुड बी लेस देन 2 आवर्स। बच्चों का जितना कम से कम हो सके उतना स्क्रीन टाइम कीजिए, ऑफ स्क्रीन टाइम की एक्टिविटीज को बढ़ाइए, उनको आप पढ़ाइए, उन्हें आप एजुकेशनल गेम्स सिखाइए, उनको दूसरी गेम्स के अंदर उनके रूटीन को लिप्त रखिए। एक रिचुअल बना दीजिए कि बच्चा सुबह 7:30 उठेगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद व्यायाम करेगा, फिर ब्रेकफास्ट करेगा, फिर दादा दादी के साथ पढ़ेगा, या फिर उसके बाद पेरेंट्स के साथ पढ़ेगा, फिर एजुकेशनल गेम होंगी, फिर उसका सोने का टाइम होगा। उनको एक रिचुअल में बांधना बड़ा जरूरी है। और दूसरी चीज है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस जो है वो थोड़ी सी करवानी जरूरी है। आप स्क्रीन टाइम पे ना भी कराएं, सिर्फ ऑडियो इंटरेक्शंस करा दें उनके मित्रों के साथ में, क्योंकि पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होती है तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को इनसिक्योरिटी ना आने दें, क्योंकि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये भी डर है कि दे में लूज देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो सकती है। तो उनको भी ये समझाएं कि देखिए, हिंदुस्तान में ठीक है ये फैल रहा है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी रिस्क हिंदुस्तान में सबसे कम है। मृत्यु की दर 1.1% के करीब है, जो कि ना के बराबर भी है। तो अगर किसी में कोरोना होता भी है तो ये नहीं है कि उसकी मृत्यु होगी। बच्चों को ज्यादा से बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाइए कोविड के बारे में, बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाइए हेल्थ के बारे में। बच्चों की जितनी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे कई बच्चे डायबिटिक्स हैं, एस्थमेटिक्स हैं, या चाइल्डहुड हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनकी सबका आप कंट्रोल कीजिए। बच्चों के वजन को कंट्रोल कीजिए और उन्हें पौष्टिक आहार दीजिए, जंक फूड से दूर रखिए, ताकि बच्चे प्रिपेयर्ड रहें, परिपक्व रहें। दूसरी तरफ सरकारों को भी ये चाहिए कि फटाफट से बच्चों के ट्रायल शुरू हो जाने चाहिए वैक्सीनेशन के, ताकि बच्चों की एक सेफ वैक्सीन आए जो इफेक्टिव भी है, ताकि हम बच्चों को देख के उसकी सेफ्टी जो है अच्छे से कर दें। थर्ड वेव की चेतावनी के मद्देनजर तो यही सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है कि सरकार को जल्द से जल्द अब ट्रायल शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर सेठ, आप बता रहे थे ट्रायल को लेकर भी कि हम फाइजर पर ही डिपेंडेंट ना रहे, हालांकि वहां पर भी काफी कोशिशें की जा रही है फाइजर को लेकर। कोवैक्सीन की एफिकेसी आप बता रहे हैं कि बच्चों पर अच्छी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो हमारे पास वैक्सीनेशंस हैं उनकी ट्रायल्स शुरू हो जानी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। ऐसे हमें इतना भी मैसेज हमें पेरेंट्स को ये नहीं देना चाहिए कि हमारे पास हम लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अभी बताया गया, जो 18 साल से ऊपर हैं जिनके लिए वैक्सीन्स हैं, जल्दी से इसको वैक्सीन्स को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। जहां तक बच्चों का एक और आपने अभी जो इशू लिया है, वो सबसे ज्यादा जो है कि माइल्ड एंड मॉडरेट डिजीज बहुत कॉमन है, और पेरेंट्स को रेड फ्लैग साइंस हमें बताने चाहिए किस समय उन्हें जल्दी से जल्दी इमरजेंसी जाना चाहिए। अदरवाइज जो सारे बच्चे हैं वो बड़े माइल्ड इलनेस से गुजरते हैं, उन्हें फीवर, खांसी, जुकाम, बुखार, इससे ज्यादा बॉडी एक्स हो सकते हैं। तो उस समय पैरासिटामोल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नई गाइडलाइंस आ गई है बच्चों के लिए। वो जो गाइडलाइंस है, ना केवल पीडियाट्रिशियंस, सब डॉक्टर्स और जो हमारे जो स्वास्थ्य कराकारी है, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में तो
बहुत आसान होता है, सिर्फ पैरासिटामोल या कोई दवा देनी होती है। लेकिन अगर बच्चा बहुत सिक होने लगे, उस सबसे ज्यादा तो रेड फ्लैग साइंस में उन्हें कहूंगा, जैसे अगर बच्चे को सांस में तेजी होने लगे तो तुरंत इमरजेंसी हो सकती है। उसके अलावा उसे अगर हाई फीवर हो जाए, कई बार बच्चों को दौरे पड़ सकते हैं, बच्चा लिथार्जिक हो जाए, बच्चा खाना खाना बंद कर दे, इन चीजों में एकदम इमरजेंसी स्वास्थ्य सर्विसेज का वो करना चाहिए। देखिए, हर एक डॉक्टर को जरूरी है कि ये बच्चे को ट्रीट कैसे करना है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में इतने पीडियाट्रिशियंस नहीं हैं जितने बच्चे हैं। बहुत जरूरी है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं दूर दूर तक पहुंचे और इसका रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स, क्योंकि प्रिवेंशन उसके साथ प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये दोनों बहुत जरूरी हैंगे। दूसरा, आपने जो बात की बच्चों के स्वास्थ्य की और बच्चों के जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस होती है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारे बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, स्लम्स हैं, जिसमें हम लोग एक एनजीओ के मात्रा से हम काम कर रहे हैं, वहां पे स्वास्थ्य सर्विसेज या तो पहुंचती नहीं है और बहुत डिफिकल्टीज और चैलेंजेस हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल जैसे जो डेली वेजर्स हैं, जो जिनकी जॉब्स चली गई हैं, 60 to 70% लोगों की वहां लाइवलीहुड ऑप्शंस, और खासकर लॉकडाउन से तो वो बिल्कुल ही लाचार है। तो वहां तक राशन और फूड नहीं पहुंच रहा है। बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए इस बीमारी को फेस करने में, तो किसी तरह ये एक अलग मसला है और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं स्लम्स में और जहां अलग अलग जगहों पर बच्चों को लेकर खास मॉनिटरिंग नहीं की जाती, वहां भी व्यवस्थाएं की जाएं, क्योंकि बच्चे सुपर स्प्रेडर होते हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है जैसे कि बच्चे अगर सुपर स्प्रेडर हैं तो क्या परिवार से बच्चों को इन्फेक्शन फैलता है, या बच्चों को कोविड हो जाता है तो इससे परिवार के लोगों में फैलना, संक्रमण फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? डॉक्टर पांडे, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अभी बच्चे ज्यादातर बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल बंद है, मेजॉरिटी बच्चे घर से नहीं निकलते, तो मैं नहीं मानता कि बच्चे अभी फैला रहे हैं। हाँ, जब स्कूल खुलेंगे, वैक्सीन उनको नहीं लगेगी और प्रॉब्लम्स होंगी तो फैलाएंगे, लेकिन अभी बच्चे उतना नहीं फैला रहे। अभी जो आदमी घर का है, जो बाहर जा रहा है, वर्किंग मेंबर है या कोई भी एक आदमी जो घर से बाहर निकलता है, जरूर वो जब घर लौट के आता है और उसमें जब सिम्टम्स होते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट तुरंत नहीं करता, 5 दिन 10 दिन इंतजार करता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उस 5-10 दिन में वो सबको इन्फेक्ट कर देता। अगर बच्चा फिर इन्फेक्ट हो गया तो वो फिर सुपर स्प्रेडर बन जाएगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, इसमें वायरस का मैंने पहले भी बताया, वायरस की जो न्यू स्ट्रेन है, अपनी प्रिकॉशन लेके आपको आइसोलेट नहीं कर। बिल्कुल, और न्यू स्ट्रेन में गनीमत बस इस बात की है कि अगर बच्चों में संक्रमण ज्यादा देखा गया तो बच्चों ने बहुत जल्दी रिकवर भी किया है। मॉडरेट और माइल्ड सिम्टम्स ही बच्चों में देखे गए, बहुत इम्यून जो है बच्चों का स्ट्रांग माना जाता है। हालांकि आज चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि पहले तीसरे वेव को लेकर वार्निंग जारी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव, ये बच्चों पर ज्यादा अटैक कर सकता है। डॉक्टर रवि, अंत में आपसे यही समझना चाहेंगे कि लोगों को पैनिक कराना, डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन सेकेंड वेव से पहले जो वार्निंग दी गई उसे देश भर ने नजरअंदाज किया और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। कहीं यही स्थिति थर्ड वेव में ना हो, इसीलिए कितना जरूरी है कि अभी से संभल जाएं। देखिए, हम लोगों को फियरफुल नहीं कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा केयरफुल कर रहे हैं, क्योंकि ये रियलिटी है कि थर्ड वेव आने की पूरी संभावना है, और अगर थर्ड वेव आई तो वो केवल वल्नरेबल लोगों को ज्यादा पकड़ेगी, जिसमें कि हमारे बच्चे आ जाते हैं। तो लोगों को केयरफुल रहना बड़ा जरूरी है। यहां पर सुपर स्प्रेडर इवेंट के बारे में भी बता दूं, बच्चों के अंदर अगर ये फैलना शुरू हो जाए तो बड़ी जल्दी फैलता है। आपको याद होगा, जैसे हम बचपन में क्लास में एक को भी चिकन पॉक्स होता था तो आधी क्लास को चिकन पॉक्स हो जाता था, मीजल्स होता था आधी क्लास को मीजल्स हो जाता था। तो बच्चों के अंदर ये बड़ी जाए, क्योंकि बच्चों के अंदर एक तो प्रिकॉशंस कम लेते हैं बच्चे, और दूसरी चीज है पीयर ग्रुप इंटरेक्शन बहुत होती है उनकी आपस में, और वो सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का जो है वो नहीं करते पालन, एक दूसरे का खाना खाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो बच्चों के अंदर ये सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं, और हमारे को बच्चों को अपने बचा के रखना बड़ा जरूरी है। और उसका एकमात्र तरीका हमारे सामने यही है कि सरकारें फटाफट बच्चों की वैक्सीन की ट्रायल शुरू करें, और कम से कम 12 साल से बड़े बच्चे, जैसे कि फाइजर ने 12 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। ये वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है। कनाडा ने 12 साल से बड़े बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है।
तो जब तक हम बच्चों की हार्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएंगे, उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग खुद भी वल्नरेबल रहेंगे। बिल्कुल, कनाडा ने अलाउ कर दिया है और अमेरिका भी अगले हफ्ते इसकी इजाजत दे सकता है, क्योंकि वहां ट्रायल पूरा हो चुका है। और आप सबकी बातों को सुनकर यही कंक्लूड किया जा सकता है कि जो डॉक्टर सेठ भी कह रहे थे, वैक्सीनेशन का ट्रायल नहीं, फास्ट ट्रैक पर ट्रायल करना बहुत जरूरी है, ताकि वक्त से पहले हम प्रिपेयर्ड रहें, देश की उस 40% आबादी को बचाया जा सके जिस पर थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। डॉक्टर रवि, डॉक्टर सेठ, डॉक्टर पांडे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को थर्ड वेव से कैसे बचाएं, माता पिता को आगाह करने के लिए, तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। तो इधर देश में हर दिन कोरोना केसेस का रिकॉर्ड ब्रेक होता जा रहा है। हालात काबू में करने के लिए क्या ऑल इंडिया लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा या मुख्यमंत्रियों को यह फैसला अपने राज्य के हिसाब से लेना ठीक रहेगा? प्रधानमंत्री क्या डिसीजन लेने वाले हैं, देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट बस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।